Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स और मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िक्स और मैटर। फिज़िक्स है क्या? फिज़िक्स से रिलेशन है मैटर और एनर्जी का। मैटर एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इस तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स में। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद द एनर्जी। इसके साथ साथ हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद द मैटर एंड व्हाट्स आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एनर्जी। फिर इसके जो आपके ओ लेवल्स के अंदर सेक्शंस बनाए गए हैं वो 5 सेक्शंस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। 5 सेक्शन जनरल फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स, वेव्स है, इलेक्ट्रिसिटी और एटॉमिक फिजिक्स है। फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। उसको हमने दो क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया होता है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड। वो क्वांटिटीज़ जिन पर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और जो इंडिपेंडेंट होती हैं इनको हम बेसिक कह सकते हैं। और जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये स्लाइड आ रही है और आप देख सकते हैं इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये इनके ऐसा यूनिट्स लिखे हुए हैं सामने, ये आपको याद होने चाहिए और ये ऐसा यूनिट्स आपके हेल्प करते हैं। नॉर्मली हम ऐसा यूनिट्स में वर्क करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम इन यूनिट्स के अलावा कोई यूनिट्स यूज़ करते हैं। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जो कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो आपको लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और इनके जो यूनिट्स होते हैं इनको ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है। ये आपके सामने टेबल पे लिखे हुए हैं। एक्सेलरेशन है, फोर्स है, प्रेशर है, वर्क है, पावर है। इन 7 के अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो सारी की सारी आपके पास कहलाएंगी ड्राइव क्वांटिटीज़। अच्छा, ये प्रीफिक्सेस होते हैं जो आपके मल्टीपल और द सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स कहलाते हैं। इनमें आपको कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये काफ़ी सारे हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है टेरा भी है, गीगा, मेगा, बहुत सारे हैं। लेकिन फिज़िक्स में जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो ये यूज़ होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, मेगा, किलो, डेसी, सेंटी, मिली और माइक्रो। और इनको यूज़ करते हुए आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। एक कन्वर्जन मैं भी आपको करके दिखाना चाहता हूँ और बहुत सिंपल तरीके से। देखें जी, सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है। तो आपको अगर सेंटी का प्रीफिक्सेस मालूम है तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने कन्वर्ट कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि सेंटी का जो प्रीफिक्सेस है वो 10 की पावर -2 होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सेंटी की जगह 10 की पावर -2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, इसी तरह से कभी सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो तो सेंटी की जगह 10 की पावर -2 होल क्यूब कर लें तो आपका सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज हो जाता है। तो आप बेसिकली इसी कंडीशन को माइंड में रखते हुए समटाइम इस तरह से भी कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। बाकी ये किलो की जगह 10 की पावर 3, मिली 10 की पावर -3, ये तो आपको याद करना पड़ता है। माइक्रो 10 की पावर -6, मिली जो होता है सेकेंड 10 की पावर -3 होता है। ये प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए। सेकेंड थिंग आपके पास आ जाती है साइंटिफिक नोटेशंस। किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में, कोई बहुत ही छोटी वैल्यू को आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो टेक्निक आपकी कहलाती है साइंटिफिक नोटेशंस। और साइंटिफिक नोटेशंस में फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने यहाँ पे दी हुई हैं वैल्यूज़, मैं आपको शो कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपके पास लिखा है 0.000008 लिखा है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो हम डेसिमल को मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड। और एक बहुत बड़ी वैल्यू हमारे सामने दी गई है, इसमें भी हम डेसिमल को मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपने डेसिमल उठा के शिफ्ट किया और ये डेसिमल आप पे यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8.0 टाइम्स 10 टू द पावर -7। ये हो गया आपका आंसर। और ये यहाँ पे 1 कितने डिजिट जंप किए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1.27 आपके पास मीटर, या अगर आप 6 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 1.28 मीटर भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने कैसे करना है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लेंथ की मेजर करने की बात करें तो याद रखिएगा एक रेंज का टेबल है जो आपके माइंड में होना चाहिए। और ये रेंज का टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज में हेल्प करता है। अगर लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा हो तो आप मीटर मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लेंथ 1 मीटर से कम है और आपकी 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आपकी प्रेफरेंस होती है
मीटर रूल या हाफ मीटर रूल। और अगर लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक के दरमियान में तो फिर वर्नियर कैलिपर आप प्रेफर करते हैं, और अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर से कम है या 2 सेंटीमीटर से भी इवन कम है तो फिर आपकी प्रेफरेंस माइक्रोमीटर होती है। ये प्रेफरेंस आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही एक चीज़ और बता दूं, इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हमेशा वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है, और जहाँ भी इंटरनल डायमीटर की बात है वहाँ पे वर्नियर कैलिपर। ये जो उनका एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है ये इनके इतने डेसिमल प्लेसेस तक ही मेजर कर सकता है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस तक सेंटीमीटर में, इसको लीस्ट काउंट भी कहा जाता है। जैसे स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, और साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये 1 डेसिमल प्लेसेस में सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, या आपका 1 डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप वर्नियर कैलिपर को देखते हैं तो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस में मेजर कर सकता है। और अगर आप माइक्रोमीटर को देखें तो वो सेंटीमीटर में 3 डेसिमल प्लेसेस तक और मिलीमीटर में 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल डायमीटर मेजर करना होता है वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए भी वर्नियर कैलिपर होता है, और डेप्थ को भी मेजर करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें आप मेन स्केल रीडिंग नोट करते हैं, और उसको फॉर्मूला ये है कि मेन स्केल रीडिंग इक्वल्स टू वर्नियर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो उसमें 2 रीडिंग्स ली जाती हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। आमतौर पे अब आपका वर्नियर कैलिपर्स रीडिंग नहीं आता, अब आपका माइक्रोमीटर्स में आता है। माइक्रोमीटर बहुत सिंपल है, मेन स्केल रीडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.5 आ रही है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग भी आपके सामने मौजूद है जो कि है 26, 27, 28। ठीक है जी। लीस्ट काउंट आपको मालूम है 0.01 मिलीमीटर होता है, तो फिर अब मुश्किल कोई भी नहीं है, सिर्फ फार्मूले का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है। मेन स्केल रीडिंग आपकी 5.5 है, ये पता चल रहा है यहाँ से, ये 0.5 वाली वैल्यूज़ होती हैं। दिस वन 5.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी 28 है, मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो 0.28 को आपने ऐड किया 5.5 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.78 मिलीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसके अंदर अगर हम एरर देखते हैं तो 3 तरह के एरर होते हैं, सॉरी 2 तरह के एरर होते हैं। अभी देख लें, अगर ए में आपको नज़र आएगा कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है बिल्कुल एग्जैक्ट मीट कर रहा है, कोई एरर नहीं है, लेकिन नीचे वाले में जीरो नीचे चला गया तो ये आपका एरर आ गया, पॉजिटिव एरर आ गया। और अगर जीरो ऊपर चला गया तो यहाँ पर आपका जो एरर आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। एरर फाइंड करने की टेक्निक वही सिंपल टेक्निक है, आपने बस देखना है कौन सा डिवीजन एग्जैक्ट मीट कर रहा है और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप एरर फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। और इसमें भी हम बात कर चुके हैं कि ये देख लें इसमें किस तरह से एरर निकाला जाता है। इसमें एरर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है पहले वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन सेकंड इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसी तरह से कैसे फाइंड करेंगे ये आप देख लें कि कौन सा डिवीजन एग्जैक्ट मीट कर रहा है। इसको थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं, और 1 मिनट इसको यहाँ पे मैं कैप्चर कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट। मुझे नज़र आ रहा है 0, 1, 2, 3 डिवीजन जो है, यानी कि आपका वो सर्कुलर स्केल का मीट कर रहा है डेटम लाइन से। तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट उस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट से। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये आपका 0.03 पॉजिटिव एरर आ जाएगा। एरर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमेशा माइनस किया जाता है, याद रखिएगा। जो भी रीडिंग अब आप इस माइक्रोमीटर को यूज़ करते हुए करेंगे उसमें से 0.03 को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये आपके पास एरर फाइंड हो जाता है। इस तरह से आप एरर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड थिंग यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो वो है आपके पास टाइम मेजर करने की। टाइम मेजर करने की वजह से तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट ज़माने में, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते रहे, लेकिन जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो है पेंडुलम की। और पेंडुलम में जो टाइम पीरियड निकाला जाता है तो सबसे पहली चीज़ उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि वाइब्रेशन क्या होती है। वो टाइम या वो बेसिकली वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी आपके पास एक पेंडुलम जो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है वो उसकी एक वाइब्रेशन कहलाती है, और साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन द 1 सेकेंड। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने छोटी सी मिसाल रखता हूँ। एक वाइब्रेशन है वो यहाँ से यहाँ कवर हुई है, यहाँ पे आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम मूव करके यहाँ पे गया, फिर वापस आया इस पोजीशन पे, और फिर उसके बाद यहाँ गया और फिर इस पोजीशन पे वापस आया।
इसने टोटल टाइम लिया 2 सेकेंड, ये इसका टाइम पीरियड है, इज द टाइम ऑफ द वन वाइब्रेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 सेकेंड में फिर कितनी वाइब्रेशन हुई होगी, तो वो हाफ वाइब्रेशन हुई है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली इज द नंबर ऑफ द वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, और वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, ये इसका फार्मूला है 1/2 हर्ट्ज। ठीक है जी। तो सर आपने देखा इसमें 2-3 फार्मूले यूज़ हुए हैं, वो आपको अपने पास नोट कर लेने हैं। अगर आप कहेंगे तो अक्तरा शीट भी मैं आपके पास प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे फार्मूले मौजूद होंगे। समटाइम क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ जाते हैं, जैसे कि मीटर रूल पे पेंसिल रखी हुई है, अब आपके पास कहा जा सकता है कि जिसकी लेंथ मेजर करें तो आप कर सकते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए एक टर्नटल व्हील भी यूज़ किया जाता है, उसमें आफ्टर 1 मीटर ये एक टिक टिक की आवाज़ निकालता है और हमें इसके टिक्स बताती हैं कि कितना ज़्यादा इसने डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा जी, वॉल्यूम फाइंड करना हो किसी भी चीज़ का, लिक्विड का वॉल्यूम तो आप सिंपल फाइंड कर सकते हैं, देख कर ही निकाल सकते हैं, और ये हमेशा लोअर मेनिस्कस हम यूज़ करते हैं, रिसर्च में 24 सेंटीमीटर क्यूब आपको नज़र आ रहा है, यू कैन सी ओवर हियर। लेकिन जब आपने जैसे ही इसमें किसी स्टोन को पुट किया तो वॉल्यूम का लेवल इंक्रीज़ हो गया और आपके पास 30 आई थिंक 31 पे चला गया है। तो आपने क्या किया, 31 में से 24 को माइनस किया तो आपको स्टोन का वॉल्यूम मालूम हो जाता है, और इसको कौन सा मेथड कहते हैं ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इस मेथड को हम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। इसमें कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है कि बीच में कहीं कहीं एयर बबल्स मौजूद ना हो, आपका सिलेंडर वर्टिकल हो, और आपका जो मेजरिंग सिलेंडर है ये ऐसा हो कि इसमें क्वांटिटी जो है लिक्विड की काफ़ी हद तक, यानी कि हाफ फिल्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि ये इतना भरा हुआ हो तो इसमें तो स्टोन ही नहीं आएगा ना, डिप ही नहीं होगा मुकम्मल कम्प्लीटली। तो कम से कम स्टोन का डिप होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इस मेथड को डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाता है, और हम मैथ्स भी फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके पास ये डायमीटर्स फाइंड करने के लिए आ जाए तो अब आप 4 बॉल्स का डायमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन 4 बॉल्स का डायमीटर अगर आपने निकालना भी है और अगर वो पूछ लें जी आपसे एक का डायमीटर कितना है, तो मेरा ख्याल है ऐसा सिंपल क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं हो सकता कि आप उसको 4 से डिवाइड कर दें, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोमीटर, इसके बारे में भी हमने बात की थी। वैसे आप देख भी सकते हैं कि इसमें मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है। अब ये मैं आपको बता दूं कि मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे आ रही है 1 और 2। 2 के बाद मुझे 0.5 वाला डिवीजन इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी मेन स्केल रीडिंग 2 है। बाकी रह गया सर्कुलर रीडिंग कौन सी है, तो वो भी आपके सामने चेक कर लेते हैं। ये देख लें, ये 2 आ रहा है, ये मेन स्केल रीडिंग है, 2 है इसमें। ठीक है जी, ये हमेशा मिलीमीटर में होती है, कभी भी सेंटीमीटर में नहीं होती। और ये वाला डिवीजन एग्जैक्ट मीट कर रहा है 34। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है 34, और लीस्ट काउंट हमेशा इसका 0.01 मिलीमीटर है। और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला फाइंड करने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये इसका एक ही फार्मूला है जो बार बार यूज़ होता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी दफ़ा ये टॉपिक आ गया है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं टाइम की। तो टाइम, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक जगह स्टॉप वॉच स्टार्ट की और टाइम आपके पास शो कर रहा है 55 सेकेंड्स एंड द 55.10 सेकेंड्स, और यहाँ पे देख लें कि आपके पास 45.10 सेकेंड्स हैं, तो आपने देखना ये है कि इनमें से टोटल टाइम कितना लगा। तो 45.10 सेकेंड्स में से आप 55.10 सेकेंड्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास 10 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम का सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है पेंडुलम के साथ साथ। अच्छा, पेंडुलम अगर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो टेक्निक होती है हमारे पास, वो ये होती है कि हमने एक फार्मूला डिस्कस पहले भी किया हुआ है और दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का टाइम हम मेजर कर लेते हैं, और उसको मिसाल के तौर पे आपने 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट किया और उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से आप एक वाइब्रेशन का टाइम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए करते हैं ताकि ह्यूमन एरर ना हो और हम इजीली फाइंड कर सकें। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जब भी हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड आपके पास इजीली फाइंड किया जा सकता है। कैसे? टाइम ऑफ द मल्टीपल वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशन, अगर आपने 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट डाउन किया तो आप उसको 10 वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, ऑफ यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।